Good morning, class. Today I will explain you theorem number 1 from the book Synth Textbook Board for classes 9th and 10th. So, the statement of the theorem number 1 is if two lines intersect, the vertical opposite angles so formed are congruent. Dear students, actually, it is the general statement of this theorem. It usually consists of two parts. Number one part is hypothesis. Actually, hypotheses are conditioned with generally with if. So, in this statement, if two lines intersect, so this is the hypothesis because this thing is given in this theorem कि अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट करें तो इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट यानी इसमें दो लाइनें जो है वो क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी. सो द सेकंड पार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट इज कंक्लूजन. कंक्लूजन मीन कि अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट हों तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या हो सकते हैं. सो अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगे तो व्हाट विल बी इट्स कंक्लूजन. सो द कंक्लूजन विच जनरली बिगिन विद देन. तो स्टेटमेंट में जो इफ के बाद लिखा गया है दैट इज द कंडीशन आर हाइपोथेसिस, बट जो पार्ट देन के बाद लिखा जाता है उसको वो कंक्लूजन होता है कि जो चीज़ गिवन है उसके मुताबिक जो रिज़ल्ट है वो क्या होगा. सो द सेकंड पार्ट of this statement is the vertical opposite angles so formed are congruent. यानी कहने का यहाँ पे मकसद है कि जो चीज़ वो यहाँ पे कहना चाह रहा है वो ये है कि जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो उनसे जो वर्टिकल एंगल्स बनते हैं, उन दो लाइनों को इंटरसेक्ट करने से जो वर्टिकल एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट. Actually, the word congruent means approximately equal to. Approximately equal to. तो जैसे हम अरेथमेटिक में इक्वल के लिए हम इक्वल का साइन शो करते हैं, बट हम जब कॉन्ग्रुएंट का सिंबल शो करते हैं तो उसका सिंबल जब मैं लिखूंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा. एक्चुअली ज्योमेट्री के अंदर इक्वल के लिए हम कॉन्ग्रुएंट वर्ड यूज़ करते हैं. ठीक है, तो लिहाजा जो भी थ्योरम में स्टेटमेंट दी जाती है उसके टू पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन जो कि इफ़ के बाद लिखा जाता है वो उसकी कंडीशन होती है, और सेकंड पार्ट जो कि आपका कंक्लूजन है वो हमेशा देन के बाद लिखा जाता है. बट समटाइम थ्योरम्स में इफ़ और देन का वर्ड यूज़ नहीं किया गया होता, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना कि स्टेटमेंट में ना तो इफ़ का वर्ड है ना देन का, तो फिर हम क्या करें. तो उस सूरत में आप स्टेटमेंट को पढ़ के आपको खुद समझ आनी चाहिए कि इसमें क्या चीज़ गिवन है, क्या चीज़ इस थ्योरम में क्लियरली आपको समझ आ रही है, और उसकी बिना पे, उस डाटे की बिना पर, उस हाइपोथेसिस की बना पर जो चीज़ आपको दी गई है उसकी बना पर आपने किस चीज़ को जो है वो उसमें जो रिज़ल्ट है उसके मुताबिक किस चीज़ को आपने प्रूफ करना है. ठीक है, तो लिहाजा स्टेटमेंट के हमेशा स्टेटमेंट में हमेशा दो पार्ट्स होते हैं, एक उसकी कंडीशन होती है और सेकंड वन उसका क्या होता है, कंक्लूजन. तो लिहाजा इस थ्योरम में जो इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ये इस थ्योरम के अंदर कंडीशन है, और जो इसका कंक्लूजन है वो क्या है, द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रुएंट. और इसका कंक्लूजन ये है कि जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो उससे वर्टिकल एंगल बनते हैं, और वर्टिकल एंगल्स जो है वो मेजरमेंट में एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. इस चीज़ को हमने इस थ्योरम में क्या करना है, प्रूफ करना है. ठीक है, तो लिहाजा जब कभी भी हम कोई थ्योरम प्रूफ करते हैं तो थ्योरम को प्रूफ करने के जो है वो टोटल 4 to 5 पॉइंट्स होते हैं. लेकिन वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले नंबर पर तो पॉइंट 1 आप देख सकते हैं, थ्योरम. थ्योरम मीन स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम. सो दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम. सेकंड में हमने क्या करना होता है
कि हम जो हमें स्टेटमेंट दी गई है, जो उसमें हाइपोथेसिस हमें दिया गया है, उसके मुताबिक हमने क्या ड्रॉ करनी होती है, डायग्राम। सो सेकंड पार्ट में हम थ्योरम में क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द हाइपोथेसिस। ठीक है, अब आप देखें इसके सेकंड पार्ट में हम क्या ड्रॉ करेंगे, डायग्राम, क्योंकि हाइपोथेसिस में या सॉरी जो इसकी जो स्टेटमेंट के फर्स्ट पार्ट में क्या चीज़ मेंशन की गई है, इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट। तो जैसे हम दो लाइनें को जो है वो इस तरीके से हम स्केल की मदद से जो है वो हम इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, ये एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी और इस लाइन को जो है वो मैं किसका नाम दे देता हूँ, ए और बी का। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक दूसरी लाइन इंटरसेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखें, और इस लाइन को जो मैंने नाम दे दिया वो है पी क्यू। ठीक है, और ये दोनों लाइनें जो है वो लाइन ए बी एंड लाइन पी क्यू बोथ विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आप देख सकते हैं कि ये एक लाइन है और एक लाइन ये है। जब दोनों लाइनें इंटरसेक्ट हुई तो इससे आप देख सकते हैं कि 4 एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। दीज आर 4 एंगल्स। अब हमने इसमें ये देखना है कि वर्टिकल एंगल्स कौन से हैं, इसमें जो वर्टिकल एंगल्स हैं वो कौन से हैं। ठीक है, तो वर्टिकल एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं, जो नॉन एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं, देखिए अगर मैं इस एंगल की बात करता हूँ तो इस एंगल में एक आर्म ये है और एक आर्म ये है और ये इसका वर्टेक्स है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इस एंगल की बात करता हूँ तो एक आर्म इसका ये है, दूसरा आर्म इसका ये है, ये इसका क्या है, वर्टेक्स है। लिहाजा एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जिन एंगल्स का कॉमन वर्टेक्स। अगर आप इस एंगल की बात करें तो इसका भी यही वर्टेक्स है, अगर हम इस एंगल की बात करते हैं तो इसका भी यही वर्टेक्स है। लेकिन अगर आप इन दोनों एंगल्स में देखें तो ये वाला आर्म जो है वो इन दोनों में क्या है, कॉमन है। लिहाजा एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका वन वर्टेक्स उनका कॉमन हो और उनमें वन आर्म जो है वो क्या हो, कॉमन हो। उन एंगल्स को हम कौन से एंगल्स कहते हैं, एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन एडजेसेंट एंगल्स की। नॉन एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जिनके आर्म जो है वो कॉमन नहीं होते। वर्टेक्स तो उन एंगल्स का कॉमन होता है बट आर्म जो है वो कॉमन नहीं होते। जैसे अगर हम इस एंगल की बात करें और इस एंगल की बात करें, इस एंगल के देखें तो इसके एंगल के आर्म ये हैं, वर्टेक्स इसका पॉइंट ओ है। अगर मैं इस एंगल की बात करता हूँ तो इस एंगल के आर्म ये हैं और ये वाले दोनों इस एंगल के क्या हैं, आर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों एंगल्स के आर्म जो है वो कॉमन नहीं है बट इनका जो वर्टेक्स है वो क्या है, कॉमन है। सो दीज एंगल्स आर vertical angle, same as this angle and this angle also are vertical angles। जी, तो ये चीज़ तो मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दी कि व्हाट आर द वर्टिकल एंगल। सो ये वाला एंगल और ये एंगल वर्टिकल है, ये एंगल और ये वाले एंगल जो है वो क्या है, वर्टिकल है। तो लिहाजा इस थ्योरम में हमने प्रूफ इस चीज़ को करना है कि एंगल, अब इस एंगल को मैं कैसे रीड करूँगा, पी ओ बी, और इस एंगल को मैं कैसे रीड करूँगा, एंगल ए ओ क्यू। मीन टू से एंगल पी ओ बी शुड बी कॉन्ग्रुएंट ए ओ क्यू एंड देन फिर हम इन दोनों एंगल्स को लिखेंगे बिकॉज दीज आर ऑल्सो वर्टिकल एंगल्स। तो एंगल पी ओ ए शुड बी इक्वल टू या शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ओ क्यू। तो लिहाजा इन एंगल्स को हमने एक दूसरे के इक्वल जो है वो इस थ्योरम में क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है जी, तो ये तो बेटा मैंने आपको डायग्राम समझा दी कि दीज आर द टू लाइंस एंड बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ एंड देयर आर टू पेयर्स ऑफ द वर्टिकल एंगल्स आर बिकमिंग, नंबर वन फर्स्ट पेयर इज दिस वन एंड द सेकंड वन पेयर इज दिस वन। ठीक है जी, जो थर्ड पार्ट है, ठीक
ठीक है। उसमें हम लिखेंगे गिवन आर डाटा। तो गिवन में जो चीज़ हम लिखेंगे उसमें हमने क्या करना है कि जो हमारे पास डायग्राम है उसको हमने यहाँ पे क्या कर देना है, लिख देना है। तो लिहाजा अकॉर्डिंग टू द डायग्राम हम यहाँ पर जो है वो क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे 2 लाइन्स ए बी एंड पी क्यू intersect at point O. So this is the given R data, यानी कि जो आपको डायग्राम में चीज़ मेंशन है, ये जो दी गई है उसी को आपने गिवन में लिख देना है। 2 लाइन्स ए बी एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। जी, उसके बाद इसका जो पॉइंट नंबर 4 है उसमें हम लिखेंगे रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट। मीन टू से हमें इस थ्योरम में जो चीज़ प्रूफ करनी है, इस थ्योरम में हमने किस चीज़ को प्रूफ करना है, द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल सो फॉर्म्ड आर कॉन्करेंट। यानी कि हमने इस थ्योरम में ये चीज़ प्रूफ करना ही है कि इस डायग्राम को बनाने से जो वर्टिकल एंगल्स बन रहे हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो लिहाजा अगर आप देखें तो एक तो हम इसमें एंगल लिखेंगे POB, इस एंगल का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला AOQ, ठीक है। तो इन दोनों एंगल्स को आप मेंशन कर लें, एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है। तो फर्स्ट पॉइंट में जो यहाँ पे हम लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या लिखना है, हम लिखेंगे एंगल को बेटा इस तरीके से लिखते हैं, ये दिस इज द सिंबल ऑफ द एंगल POB, इस एंगल को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, POB। कॉन्ग्रेंट, ये देखें बेटा दिस इज द सिंबल ऑफ द कॉन्ग्रेंट। ज्योमेट्री में कॉन्ग्रेंट का सिंबल हम इस तरीके से लिखते हैं, ये याद रहे। अर्थमेटिक में हम सिंपल इक्वल लिखते हैं, बट इन ज्योमेट्री में जो इक्वल के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है कॉन्ग्रेंट, जिसका मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ठीक है। सो POB कॉन्ग्रेंट एंगल AOQ, ठीक है। एक तो हमने ये लिख दिया फर्स्ट वन। सेकंड वन में हम क्या लिखेंगे, अब देख सकते हैं ये एंगल और ये एंगल ये भी एक दूसरे के इक्वल है, बिकॉज दीज आर ऑल्सो अ वर्टिकल एंगल्स। सो एंगल AOP कॉन्ग्रेंट एंगल BOQ, एंगल BOQ। तो लिहाजा इन दोनों एंगल्स को हमने एक दूसरे के इक्वल जो है वो क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट 5 है उसमें हमने प्रूफ करना है बाय द स्टेटमेंट्स एंड बाय द रीजंस, ठीक है। यहाँ पर अब हम 2 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे, एक साइड पर हम स्टेटमेंट्स मेंशन करेंगे और दूसरी साइड पर जो है वो हम क्या लिखेंगे, रीज़न। यानी कि जो चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे उसको ज्योमेट्री के मुताबिक हम उसकी यहाँ पर जो है वो क्या देंगे, रीज़न देंगे, ठीक है। तो अब अगर हम इस डायग्राम को मद्देनज़र रखते हुए ये सारा स्टेटमेंट और रीजंस को जो है वो हम करेंगे, तो सबसे पहले नंबर पर अगर आप देखें इस लाइन को, अगर आप देखें लाइन AB को, लाइन AB, इस लाइन के अगर आप देखें तो देयर आर 2 एंगल, दिस वन एंड दिस वन, ये देयर आर 2 एंगल्स। अगर मैं इस एंगल को नाम दूं तो ये एंगल है AOP, और अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं
तो ये एंगल है पी ओ बी। ठीक है, आपने जो प्रीवियस क्लासेस है उसमें आपने पढ़ा होगा कि कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन होती है ना, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। एंगल कितने डिग्री का होता है? जैसे अगर आप देख सकते हैं दिस इज़ द स्ट्रेट लाइन, और अगर इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर मैं चाहे ऊपर की तरफ ये एक एंगल बनाऊं या भले मैं नीचे की तरफ कोई एंगल बनाऊं, तो दोनों सूरतों में एंगल जो है वो कितने डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का। लेकिन इस स्ट्रेट लाइन के अगर ऊपर वाले हिस्से में अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर 2 एंगल्स हैं, एंगल ए ओ पी और सेकंड वन एंगल है पी ओ बी। ये देयर आर 2 एंगल्स। अगर हम इन दोनों एंगल्स को हम ऐड कर दें तो इसका मतलब है इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो इक्वल टू कितने डिग्री की होना चाहिए? 180 डिग्री। क्योंकि अगर किसी भी कंप्लीट चीज़ को भले हम आधा कर दें, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, 3 में डिवाइड कर दें, 4 में डिवाइड करें, लेकिन जब हम सबको ऐड करेंगे देन द सम इक्वल टू द टोटल। लिहाजा यहाँ पर जो टोटल एंगल है वो 180 है, और इस 180 एंगल को कितने हिस्सों में डिवाइड किया हुआ? यहाँ पर 1 और 2। तो जब हम दोनों को प्लस करेंगे देन द सम विल बी 180। लिहाजा अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को मैं क्या कर दूँगा? प्लस। यहाँ पे मैं कैसे लिखूँगा? देखिए यहाँ पे पढ़ रहा मेजर्ड एंगल, बट मैं इस एंगल को लिखने लगा हूँ कैसे? मेजर्ड एंगल पी ओ बी प्लस, अब ये एंगल लिखूँगा, इसको कैसे लिखूँगा? मेजर्ड एंगल ए ओ पी, ए ओ पी। देखो इन दोनों का सम इक्वल टू कितने डिग्री के लिख दूंगा? 180 डिग्री के। लिहाजा आपने जो है वो डेफिनेशन जो है वो सीखी हैं कि इफ़ द सम ऑफ द 2 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री। लिहाजा अब देखिए इन दोनों एंगल्स को जब हमने प्लस किया तो इनका सम है 180 डिग्री, तो लिहाजा दीज आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो लिहाजा इसके लिए हम रीज़न यहाँ पर क्या लिखेंगे? सप्लीमेंट पोस्टुलेट। एक्चुअली द वर्ड पोस्टुलेट मीन्स फंडामेंटल एग्रीमेंट्स ऑफ द ज्योमेट्री। लिहाजा जो फंडामेंटल एग्रीमेंट ऑफ ज्योमेट्री जो कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आप लोग प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं, द सम ऑफ द 2 एंगल्स आर इक्वल, इफ द सम ऑफ द 2 एंगल इज इक्वल टू 180 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो दिस इज द fundamental agreements, that's why we will write the word postulate, supplement postulate. okay, अभी हमने इस लाइन के ऊपर देखा कि ये दोनों एंगल्स को जब प्लस किया तो उनका सम है 180 डिग्री। अब अगर मैं जो है वो इस लाइन को लेता हूँ पी क्यू लाइन को, ठीक है, इस पी क्यू लाइन को अगर मैं देखूँ तो इस पर भी आप देख सकते हैं एक एंगल ये है, ये एंगल। अगर मैं इन दोनों एंगल्स को भी मैं प्लस करूँगा तो इनका सम भी इक्वल टू कितने डिग्री का आएगा? 180 डिग्री का। तो लिहाजा सेम इसको भी मैं ऐसे लिखूँगा, मेजर्ड एंगल ए ओ पी प्लस मेजर्ड एंगल ए ओ क्यू। and their sum is also equal to 180 degree, so its reason will be supplement postulate, because अगर कोई से भी 2 एंगल अगर उनका सम 180 डिग्री आ रहा है तो लिहाजा वो कौन से एंगल्स होंगे? सप्लीमेंट पोस्टुलेट। ओके, सो दिस इज द स्टेटमेंट नंबर 1 एंड दिस इज द स्टेटमेंट नंबर 2। ये स्टेटमेंट नंबर 1 है, ये इसकी 1 पॉइंट लिखा, ये मैंने इसका पॉइंट 2 लिखा। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को देखो तो ये वाली स्टेटमेंट भी इक्वल टू 180 डिग्री के है, ये भी इक्वल टू 180 डिग्री के है, ये दोनों ही इक्वेशंस जो है वो इक्वल टू 180 डिग्री के हैं। तो लिहाजा अकॉर्डिंग टू द मैथ्स रूल अगर कोई सी भी 2 इक्वेशंस किसी सेम चीज़ के बराबर हों, जैसे इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल, इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है 180 डिग्री के, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके है? 180 डिग्री के। तो लिहाजा इनकी राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल में जो है वो लिख सकता हूँ। और इसके लिए जो मैं यहाँ पर इनको कैसे लिखूँगा? मेजर्ड एंगल पी ओ बी प्लस
measured angle AOP equal to measured angle AOP प्लस measured angle AOQ। यानी कि मैंने क्या कर दिया, इसको इसके इक्वल लिख दिया। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। दोनों इक्वेशंस की अगर राइट हैंड साइड्स के इक्वल हों तो दोनों इक्वेशंस की हम लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा टू क्वांटिटीज आर इक्वल टू द सेम क्वांटिटी 180 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको मद्देनज़र रखते हुए इस इक्वेशंस के दोनों तरफ से हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं इस तरफ भी मेजर्ड एंगल AOP है और इस इक्वेशन के इस तरफ भी मेजर्ड एंगल AOP है। ठीक है, तो आपने इस इक्वेशन के दोनों तरफ से AOP और AOP को आपने क्या कर देना है, कैंसिल कर देना। तो अगर आप इधर से भी मेजर्ड एंगल AOP कैंसिल कर देंगे, इधर से भी कैंसिल कर देंगे, स्टेटमेंट नंबर 3 को हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमने मेजर्ड एंगल AOP को लेफ़्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड दोनों तरफ से हमने इसको कैंसिल कर देंगे जब, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मेजर्ड एंगल POB इक्वल टू मेजर्ड एंगल AOQ। तो यहाँ पे मैंने नंबर 4 पे रीज़न इसकी लिखी है, कैंसलिंग मेजर्ड एंगल AOP फ्रॉम बोथ साइड। जी, उसके बाद नंबर जो 4 पॉइंट है उसको यहाँ पर मैं कैसे लिखूँगा, क्योंकि जो मेजर्ड एंगल POB और मेजर्ड एंगल AOQ मेजरमेंट में दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, तो लिहाजा ज्योमेट्री के रूल के मुताबिक अगर 2 एंगल्स इक्वल हों तो बोथ दे आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, तो इन दोनों एंगल्स को मैं इस तरीके से लिखूँगा और इन दोनों के बीच में कॉन्ग्रेंट का साइन शो करूँगा। और इसके लिए मैंने यहाँ पे नंबर 5 पॉइंट पे लिखा है, इफ़ 2 एंगल्स आर इक्वल इन मेजर दे आर कॉन्ग्रेंट। हमने इसकी स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो प्रूफ कर दी कि एंगल POB कॉन्ग्रेंट टू एंगल AOQ। सो द सेकंड वन स्टेटमेंट इज AOP congruent angle BOQ. Similarly, we can prove that this statement, that is angle AOP congruent angle BOQ by the above process. So इसी प्रोसीजर के मुताबिक हम इसकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। So class, this is the complete explanation of the theorem number 1. Okay, and God bless you.